पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी ने नया क्या क्या कहा वो आपको सुना देती हूँ। फिर हमेशा वाली पिपहरी वो कैसे बजाते हैं वो तो बताऊंगी ही बताऊंगी। इस बार नया वो बांग्लादेश पर बोले, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ। लोग पापा के फोन पर वॉर रोक देते हैं लेकिन बांग्लादेशियों का फोन नंबर मोदी जी को मिल नहीं रहा है। एक फोन लगाकर वो बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रही हिंसा नहीं रुकवा पा रहे हैं। पापा ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये करने के लिए उनके मोबाइल में टावर आखिर क्यों नहीं आ रहा है? ये तो पापा ही जाने। लाल किले पर चढ़ गए राहुल गांधी, जनता के बीच में घुसकर बैठ गए। फिर आखिरकार हुआ क्या, ये जानने के लिए प्रज्ञा जी के वीडियो को देखेंगे, पर उससे पहले कुछ गंभीर बातें कर लेते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और हाल ही में मोदी जी का जो भाषण रिलीज हुआ है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे अपने यार दोस्तों से घंटों तक बातें कर रहे हो मोदी जी। फीलिंग वही आ रही थी जितनी क्लिप्स मैंने देखी हैं। वैसे 2-4 बातें ही सुनी पर उससे ज्यादा मैं सुन न पाई, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे देश में जब ब्रूटली कोई रेप हो जाता है तो मीडिया बहुत कवरेज करती है, सबको दिखाती है, पर जब रेपिस्ट को सजा मिल जाती है तो नहीं दिखाती है। ये बड़ी नई बात मोदी जी लेकर के आए। अगर ऐसी ही बात है तो क्यों आसाराम बापू और राम रहीम जिन पे रेप चार्जेस हैं उनको रिलीज कर दिया गया, पैरोल पे निकल गए हैं यार। और कोलकाता का रेप केस हुआ ही था कि हम ये कह रहे थे आगे से किसी भी बहन के साथ ये नहीं होना चाहिए, तभी मालूम चलता है उत्तराखंड में एक नर्स बहन के साथ ये हो गया। ये क्या हो रहा है देश को? इलेक्शन से पहले राहुल गांधी जी की स्पीच थी कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहे तो खून की नदियां बहेंगी, तो वो नदियां बहते हम देख रहे हैं। और ममता बनर्जी क्या पूरी असली तहकीकात करवाएंगी रेपिस्ट को ढूंढ निकालने की? क्योंकि हमारी बहन का रेप होने के 3 घंटे बाद ही उसे सुसाइड घोषित करा जा रहा था, तो असलियत तो वहीं से छुपने लग गई थी। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इस मुद्दे पर सवाल पूछते रहेंगे। चलिए प्रज्ञा जी को सुनते हैं, उसके बाद कुछ और गंभीर बातें हैं जो हमें आपसे साझा करनी है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण और रैली के भाषण में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण लेखक को पगार ही नहीं देते हैं और उसने रैली के भाषण की स्क्रिप्ट स्वतंत्रता दिवस पर पढ़ने के लिए चिपका दी। इस बार के भाषण में अलग केवल इतना था कि मोदी जी जोर जोर से चिल्लाने की एक्टिंग कर रहे थे। मोदी कागज में देखकर पढ़ रहे थे, उनके लिए टेलीप्रॉम्प्टर का इंतजाम नहीं था। अब चाहे आप इस एंगल से देख लीजिए चाहे इस एंगल से देख लीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर गायब था। जो अंतर था वो ये था कि इस बार लाल किले पर राहुल गांधी भी चढ़ गए थे। राहुल गांधी इस बार लाल किले के नीचे नहीं बैठे थे बल्कि ऊपर वाली दीर्घा में बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी वो देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह बैठे हुए थे। ये तस्वीर देखिए जरा, आगे बीजेपी के सब मंत्री लोग अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए थे। राहुल गांधी पीछे खिलाड़ियों के बीच बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस बीच होने लगी बारिश, बहुत सारे लोग रेनकोट खोजने लगे, लेकिन राहुल गांधी उसी मुद्रा में बैठे हुए नजर आए। दोस्तों, पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी ने नया क्या क्या कहा वो आपको सुना देती हूँ। फिर हमेशा वाली पिपहरी वो कैसे बजाते हैं वो तो बताऊंगी ही बताऊंगी। इस बार नया वो बांग्लादेश पर बोले, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का डंका दुनिया भर में बजता है, लोग पापा के फोन पर वॉर रोक देते हैं लेकिन बांग्लादेशियों का फोन नंबर मोदी जी को मिल नहीं रहा है। एक फोन लगाकर वो बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रही हिंसा नहीं रुकवा पा रहे हैं। पापा ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये करने के लिए उनके मोबाइल में टावर आखिर क्यों नहीं आ रहा है? ये तो पापा ही जाने। इस बार मोदी ने 1 घंटे 37 मिनट का अपने 10 साल के इतिहास का सबसे लंबा भाषण दिया है। सारी रैलियों की स्क्रिप्ट उनको पहले से याद थी, इसे इतना लंबा बोलने में कोई दिक्कत उनको आई नहीं। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी लाल किले से गारंटीज दे रहे थे, याद है ना आपको? हाँ, मोदी का गारंटी है।
इस बार गारंटी नाम की चिड़िया उनके भाषण से बिल्कुल उड़ चुकी थी, फुर्र हो गई थी। पिछली बार भारत देश के लोगों को परिवारजनों बोल रहे थे। एक हार के बाद फिर से 140 करोड़ देशवासियों पर आ गए। 140 करोड़। पिछली बार मोदी जी 1000 साल आगे की बात कर रहे थे, इस बार 2047 में विकसित भारत का लॉलीपॉप थमा रहे थे। लाल किले से उन्होंने बताया कि सबकी आय दोगुनी हो चुकी है। 2047 क्या है ये? विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लाल किले के भाषण में और रैली वाले भाषण में कोई खास अंतर दिखाई नहीं दिया। मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग जब तक खुद का भला नहीं हो तब तक देश का भला नहीं सोचते हैं। कुछ लोगों को निराशा में डूबे हुए लोग बताया। सुनिए और जरा कमेंट में बताइएगा कि आखिर नरेंद्र मोदी जी कह किसको रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। मोदी जी वही लोग हैं। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है। अच्छा। और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। बार बार वही। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। कोरोना में जो लोग सवाल उठा रहे थे वो इनके लिए निराशावादी थे। जो लोग किसान कानूनों पर सवाल उठा रहे थे वो इनके लिए निराशावादी थे। जो भी चंदा लो और धंधा दो वाली स्कीम पर बोल रहे थे ना, वो सब इनके लिए निराशावादी थे। हाँ, वैसे लगा तो था कि नरेंद्र मोदी जी इस बार भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, मंगलसूत्र पर कांग्रेस आपकी भैंस खोलकर घर ले जाएगी, इस पर भी बोलेंगे, लेकिन उन्होंने देश की लाज रख ली। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस बार लाल किले पर मौसम बढ़िया था, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए परिवारवाद पर भी बोले। पिछले 10 सालों से मोदी बोल ही रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी परिवारवाद से कितनी पटी पड़ी है, ये लिस्ट वीडियो जरा पॉज करके देखिएगा आप और फिर लाल किले से परिवारवाद का उपदेश सुनिए। शुरू कीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। इसके बाद मोदी जी ने लाल किले से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का चुटकुला भी सुनाया। ये सुनकर जितने भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने चुनाव के समय अपनी पार्टी में ले लिया था ना, वो सब कंबल में मुंह डालकर हंस रहे होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप पूछेंगे कि इस बार के बैसाखियों वाले नरेंद्र मोदी में और पिछली बार के मेरी गारंटी वाले नरेंद्र मोदी में आखिर क्या अंतर है, तो मेरा उत्तर यह है दोस्तों कि मोदी अब तक खुद परमात्मा से बात करके अपना फैसला लोगों पर थोप देते थे। हर चीज को अपने दिमाग की उपज बताते थे, जहाज को खुद ही बादलों में छिपा देते थे। लेकिन इस बार लोगों की राय के बारे में बात करते नजर आए। मतलब जनता ने सबक सिखा दिया है। हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने
विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। पिछली बार मोदी जी गारंटी दे रहे थे और इस बार देश के 140 करोड़ देशवासियों को समृद्ध भारत बनाने के लिए लेक्चर दे रहे थे। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। मोदी जी ने बैंकिंग को अपनी सरकार का मील का पत्थर बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि जब से उनकी सरकार आई है तब से कितनी बैंकों पर ताला लग चुका है, कितने लोग भारत के बैंक लूट कर विदेश भाग गए। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक विध रिफॉर्म्स किए और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुनी मजबूत बैंक हैं उसमें भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। भारत की साख बढ़ी है, युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुली हैं, नए मौके मिल रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को धीरे धीरे चलने का मूड नहीं बल्कि पूरा देश छलांग मारने के मूड में है। ये गोल्डन एरा है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। हम विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। ये सब कुछ जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो वो सब कुछ लोगों पर थोपते चले गए। मोदी जब ये सब बोल रहे थे तो अमित शाह जमीन की तरफ देख रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है, मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मामला थोड़ा सा रह गया। अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर थोड़ा सा रो देते तो इसे गोदी मीडिया को अच्छा कंटेंट मिल जाता, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से रोने वाला सीन बहुत बार हो चुका है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए शायद इस बार रोने वाले सीन को डाला नहीं गया। लेकिन एक सीन रोने वाला होना तो चाहिए था। मोदी महिला अत्याचारों पर भी आज बोले हैं, सुनिए। तो हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मुझे नहीं याद आ रहा है कि मोदी के घर से कुछ ही दूरी पर जब विनेश फोगाट महिला रेसलर्स के साथ मोदी जी के सांसद के खिलाफ धरने पर बैठी हुई थी तब मोदी जी कुछ बोले हों। जब बीएचयू में बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने छात्रा के साथ तमंचे के दम पर रेप किया तब मोदी जी कुछ बोले हों। लेकिन दोस्तों, प्रवचन वही है जो दूसरों को दिया जा सके, है ना। खुद की बारी आए तो संसद में सेंगोल लेकर घूमते रहे और बाहर लड़कियां जूतों के नीचे रौंदी जाती रहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक रैली का भाषण ही लग रहा था। अगर बांग्लादेश वाली बात निकाल दी जाए तो किसी भी रैली का भाषण बजाकर ना काम चलाया जा सकता था। अब वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो गई। जैसे मैंने आपको पहले कहा, धूप थी नहीं, पब्लिक खूब जमाजम आई हुई थी, रैली वाला पूरा माहौल था, तो जो कुछ मोदी जी को याद आ रहा था वो सब बोलते चले गए। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे कहने वाले, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे कहने वाले, आप कहने लगे हैं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए, ये सब कहने लगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैसाखियां डिसीजन थोपने से
रोकती हैं। मोदी जी बोले सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो भैया ये बताओ, धर्म के आधार पर भेदभाव करता कौन है? अरे आप ही तो करते हैं धर्म के आधार पर भेदभाव। आप अपने देश के 20% आबादी को घुसपैठिया बताते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुओं के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। आप कपड़े देखकर पहचान लेते हैं भाई। सबसे बड़ा भेदभाव करने वाले तो आप खुद हैं और अब आप खुद ही प्रवचन दे रहे हैं। वाह भाई वाह। 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए। राजनीति में फ्रेश ब्लड की बात कौन कर रहा है? आप देखिए जरा, जो प्रधानमंत्री एनडीए की तीसरी सरकार में भी अपना रेल मंत्री ना बदल पाए हो, रक्षा मंत्री ना बदल पाए हो, गृह मंत्री, सड़क मंत्री, ये सब आदि आदि ना बदल पाए हो, वही पुराने वाले सब रिपीट कर दिए हो, जिस प्रधानमंत्री की पार्टी देश की 20% मुस्लिम आबादी को टिकट ही नहीं देती है, वो फ्रेश ब्लड की बात करती है। मोदी जी अमित शाह को हटाकर आप किसी फ्रेश तेज तर्रार ब्लड को गृह मंत्री बनाए ना। बनाएंगे क्या? नहीं, प्रवचन ही प्रवचन है भाई, प्रवचन ही प्रवचन है। क्या बात है? बाबा के प्रवचन और पापा के भाषण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं सुनाई दे रहा है। बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है। विश्व गुरु के लिए यह बिल्कुल शर्म की बात है। लेकिन डिजाइनर प्रधानमंत्री अब डिजाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हाँ, तो कुल मिलाकर 15 अगस्त का दिन गोदी मीडिया के लिए मोदी महिमा मंडन का दिन है, मोदी के लिए भाषण देने का दिन है, आम आदमी के लिए भाषण सुनने का दिन है। और मोदी जी के राइटर से देश की जनता का विनम्र निवेदन है कि भैया मोदी जी की कैसेट पिछले 10 सालों से जिन मुद्दों पर फंसी हुई है ना, या तो फिर आप वो मुद्दे हल करवा दीजिए और अगर ये आपके बस का नहीं है तो स्क्रिप्ट कुछ छोटी लिखा करिए भाई। रैली के भाषण और लाल किले के भाषण में अंतर समझिए। प्रधानमंत्री कार्यालय आपको मोटी रकम कॉपी पेस्ट करने के लिए तो देता नहीं होगा ना। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलूंगी क्योंकि आप आजाद हैं, मन करेगा तो कर ही लेंगे, कर ही लीजिएगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच प्रज्ञा मिश्रा जी, इतना भयंकर तरीन रोस्ट बनाने के लिए। तो मोदी जी को एकदम खेल ही खत्म करके रख दिया इनकी सच्ची पत्रकारिता ने। आज जो इंसान मोदी भक्त होगा वो ये देख ले तो आंखें खुल जानी चाहिए। पर क्या है, अंधभक्ति का आलम कुछ ऐसा ही है कि दिखाई देती नहीं सच्चाई। एक ओल्ड बट गोल्ड स्टेटमेंट को हम फिर से दोहराएंगे कि तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है भैया, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। मोदी जी कैमरा लवर तो इतने भयंकर है ना कि बस उन्हें कैमरा दिखना चाहिए, फिर वो उसे छोड़ते नहीं। ओलंपिक्स में जो हमारे खिलाड़ी खेल कर आए उनको बैठा करके ऐसा कूल डूड बन के भाषण सुना रहे हैं कि अरे आप सब जीते हैं। मोदी जी से कोई पूछे कि आपने कुछ खिलाड़ियों के लिए भी किया कभी? पहलवान बेटियों को तो भूल ही जाइए, उनके साथ तो अन्याय करते ही चले जा रहे हैं आप।
जब उन्होंने आरोप लगाया बृजभूषण पे तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब उन्होंने आरोप लगाया और दूसरे मंत्रियों पे तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रज्वल रेवन्ना की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? कब मिलेगी उसको सजा या नहीं मिलेगी? अरे साफ तौर पे बता दीजिए ना कि रेपिस्ट्स को सजा नहीं मिलने वाली है इस भारत देश में, तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। कितना भी बड़ा हीनियस क्राइम हो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सजा तो मिलेगी नहीं। छी यार, थू है ऐसी न्याय प्रणाली पर। दिमाग से वो कोलकाता का जो रेप केस है वो निकल ही नहीं पा रहा है और निकलेगा भी नहीं। फांसी भी मिल जाती है उस गुनहगार को तो भी वो दिल में बसा रहेगा कि यार कैसे कोई इतनी हैवानियत पर उतर सकता है। एंड इट वॉज अ गैंग रेप। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जितना सीमन डॉक्टर बहन के वजाइना के अंदर मिला है, इम्पॉसिबल है कि कोई एक इंसान उसे रिलीज कर दे। इंसान बोल दिया, उसके लिए माफी चाहूंगी। ये तो दैत्य है, राक्षस है। आरोपी संजय रॉय को बताया जा रहा है, जो कोई पावरफुल आदमी तो है नहीं, आप सबको दिख रहा होगा, है ना? तो कौन है वो बहुत पावरफुल लोग जिन्होंने ये गैंग रेप किया है, जो रेप करने के साथ साथ सारे सबूतों को मिटाते चले गए? रेनोवेशन होने लग गया उस हॉस्पिटल के अंदर आउट ऑफ नोवेयर। पेरेंट्स के पास कॉल जाती है और उनसे कहा जाता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर ली है। क्यों छुपाया जा रहा है कि ये कई सारे राक्षसों के द्वारा किया गया एक दुष्कर्म है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी वहां पर चीफ मिनिस्टर है ना, तो उन्हें कार्यवाही करनी होगी। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और न्याय हमें जल्द से जल्द चाहिए। माई हार्ट इज एकिंग फ्रॉम पास्ट 2 days स्पेशली। जब से वो वीडियो देखा है ना जिसमें आंटी पीड़िता की जो रिलेटिव हैं या पड़ोसी हैं वो एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या हालत थी उनकी बच्ची की, तब से वही चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं और करती रहेंगी। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। महफूज रहिएगा। आई हैव नो वर्ड्स मैन। टेक केयर। नमस्ते।